हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके लास्ट पार्ट के बारे में, यानी कि पार्ट 4 जो है उसका टाइटल है मेकिंग इट हैपन, यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा, चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हो या ओवरऑल चीज़ें जो हमने देखी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखे, आप उनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो वो इम्प्लीमेंटेशन वाला ओवरऑल पार्ट कि आप इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे लेके आएंगे पॉलिसी को, उसके बारे में जो है ये 3 चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। हमने ओवरऑल बात की थी 27 चैप्टर हैं, तो ये हमारा 25th चैप्टर हो गया। 26th में फाइनेंसिंग और 27th में इम्प्लीमेंटेशन की ये पॉलिसी जो है वो बात करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 25th चैप्टर, जिसका टाइटल होगा स्ट्रेंथनिंग द CABE, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल पे है, हमें CABE के बारे में भी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। तो CABE ये जो सेंट्रल लेवल पे जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, एडवाइजरी बोर्ड, जब वो एडवाइज करेगा इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ों पे, तो उसके रोल को बढ़ावा देने की बात की गई है। यानी कि सिर्फ एडवाइस तक लिमिट रखने की बजाय CABE की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेवलप करने की, आर्टिकुलेट, इवेलुएट और रिवाइज करने की। किस चीज़ को रिवाइज करने की? विजन ऑफ एजुकेशन को, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पे थोड़े डिसीजन लेने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है CABE की। तो हमें CABE को स्ट्रेंथन करना है या उसको जो है बढ़ावा देना है। उसके बाद एजुकेशन की तरफ ध्यान जो है वो पूरे तरीके से आए, उस चीज़ के लिए क्या किया है इन्होंने, MHRD जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री थी, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रीडेजिग्नेट करने की बात की गई है। तो इसीलिए कहीं पे आपको MHRD की जगह आगे से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिखे तो वो गलत नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। फिर आता है फाइनेंसिंग का चैप्टर, यानी कि जो हमने चीज़ें पढ़ी वो अब तक क्या थी, सिर्फ एक थॉट था, एक आइडिया था। जब हम उसको ग्राउंड लेवल पे लाएंगे, जब हम उस पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में, तब जाके वो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। हम बच्चों को जो है स्कूल तक लेके आने के अलग अलग जो समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान या RTE एक्ट जो था 2009 का, तो वो सब चीज़ें जब ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होंगे तो ऑब्वियस है पैसा तो लगेगा। तो उस पैसे की बात की गई है इसमें फाइनेंसिंग में कि अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए। ये जो है इसका एम है फाइनेंसिंग के अंडर। अब अगर हम 2017-18 के बजट के बेसिस पे देखें तो 4.43 यानी 4% अप्रोक्स 4.25% जो है वो किसको डेडिकेटेड है, एजुकेशन को। लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका अप्रोक्स 5 to 7% ऑफ GDP जो है वो एजुकेशन को डेडिकेटेड होता है। इस पॉलिसी ने क्या बोला है कि एटलीस्ट 6% ऑफ GDP हमें जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली पॉलिसी ये नहीं कह रही कि नेक्स्ट बजट से ही आप 6% कर दीजिए, उसकी बात नहीं हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलके जो है एफर्ट्स करेंगे कि ये जो GDP है उसका 6% जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आप जो है एजुकेशन को डेडिकेट कर पाएं। उसके बाद आता है 27 चैप्टर और लास्ट चैप्टर, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। अब ऑब्वियस सी बात है, इम्प्लीमेंटेशन कोई एक मिनिस्ट्री या कोई एक डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। तो इसमें जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जैसे CABE है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, वुमेन और चाइल्ड की जो मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्ट्री थी, या ट्राइबल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री थी, उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। इंस्टीट्यूशंस का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहेगा, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इंप्लीमेंटेशन जो है वो क्या होगा, कंबाइंड तौर पे होगा और मिलके जो है इसके बारे में काम होगा। उसके बाद जो है इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स की बात की है कि किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीजों को। उसमें सबसे पहला आता है कि स्पिरिट एंड पॉलिसी इंटेंट, यानी कि जो पॉलिसी की एक्चुअल स्पिरिट है, और वो स्पिरिट कहाँ दिखेगी आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में दिखेगी, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो वो जो है वो मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे जो है हमने पॉलिसी बनाते टाइम तो कुछ सपने देखे थे और जब हम ग्राउंड लेवल पे पूरा कर रहे हैं तो हम थोड़े से कम स्टैंडर्ड में भी काम चला लें, वो नहीं होना चाहिए। तो जो स्पिरिट है ना, और जो पॉलिसी का इंटेंट है, एक्चुअल हार्ट है, सोल है, वो चीज जो है वो मेंटेन रखनी है। फेज्ड मैनर की इसमें बात की गई है कि जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो फेज्ड मैनर में होना चाहिए। फेज्ड मैनर क्यों? क्योंकि हर एक स्टेज, जैसे हमने स्कूल लेवल पे 4 स्टेजेस की बात की थी, सारी स्टेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो सारी चीजें इंटीग्रेटेड वे में होंगी।
इसीलिए फेज वाइज चीजें पूरी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं हुआ तो हम सेकंड पे इफेक्टिवली जो है मूव नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो फर्स्ट पे भी मेहनत लगी है वो भी कहीं ना कहीं हमें कम दिखेगी, और जो सेकंड फेज पे या जो अगले पार्ट पे हम काम करना शुरू करेंगे तो वो चीज क्या है, फिर गड़बड़ा जाएगी। इसलिए फेज्ड मैनर में जब चीजें होंगी तो बेटर तरीके से जो है इंप्लीमेंटेशन होगा। चीज़ों को ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम सारी की सारी चीज़ें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और जो है बाकी सारी चीज़ों पे भी, क्वालिटी पे भी या टीचर्स की एजुकेशन पे भी एक ही दिन में काम कर दें। तो हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तो हमें सिस्टमेटिक वे में प्रायोरिटाइज करके चलना है। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कॉम्प्रीहेंसिवनेस की बात की गई है, इंटीग्रेटेड मैनर में इसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जॉइंट एफर्ट। जॉइंट एफर्ट जब हम बोलते हैं तो हमें पता है कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और कॉन्करेंट लिस्ट में कब डाला गया या ओरिजिनली कौन सी लिस्ट में था, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी किसी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और कॉन्करेंट लिस्ट में होने का क्या मतलब हो जाता है कि ये स्टेट और यूनियन दोनों की जो है भागीदारी इसमें है, और दोनों इस पे लॉ जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, यानी कि दोनों इसमें मिलके काम करेंगे। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है, तो उस एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने की वजह से जो इसके इंप्लीमेंटेशन के एफर्ट्स होंगे वो जॉइंट होंगे, यानी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के मिक्स्ड एफर्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। टाइमली इन्फ्यूजन की बात की गई है। किस चीज का इन्फ्यूजन? जो रिसोर्सेज हैं उनका, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, उन सबको एक जगह पे लाना जो है वो बहुत जरूरी है, और वो भी विद इन द टाइम फ्रेम। तो वो टाइम फ्रेम के दौरान जो है सारी चीजों को प्लेस पे रखना बहुत जरूरी, इसमें प्रिंसिपल की बात की गई है। फिर आता है लास्ट, एनालिसिस एंड रिव्यू। ये आई थिंक 8वां जो प्रिंसिपल है हमारा, एनालिसिस और रिव्यू का, कि ये सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद जो है जब आप एनालाइज करते हैं उन चीज़ों को जो आपने इंप्लीमेंट करने की सोची थी, तो वो एनालिसिस और वो रिव्यू बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप टाइम टू टाइम जो है चीज़ों को रिव्यू करेंगे कि सब चीज़ें ठीक से हो भी रही हैं या नहीं हो रही। उसके बाद इन्होंने क्या बात की है कि 2030 और 40 के बीच का जो डेकेड होगा, अब क्या चल रहा है 2021, तो 20 से 30 के बीच का डेकेड चल रहा है। लेकिन ये बात करते हैं कि ये जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो ऑपरेशनल मोड में होगी। किस टाइम पे? जब 2030 से 40 की बात हो रही है। क्यों हो रही है ये, इतना टाइम फ्रेम क्यों दिया गया है? क्योंकि हमने जो एजेंडा रखा है उन चीज़ों का वो 20 से 30 रखा है। जैसे हमने ECCE की बात की थी, उसके बाद हमने जो फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी वाली बात की थी वो 2025 की बात की थी। तो वो जो टारगेट्स हैं वो पूरे हों, और उसके बाद जो है अच्छे तरीके से ये ऑपरेशनल मोड में हो, अच्छे से काम कर रही हो ये पॉलिसी, वो कब तक पॉसिबल हो पाएगा? वो 2030 से 40 के बीच में जो है हम देख सकते हैं इसको ऑपरेशनल मोड में। ये था हमारी कंप्लीट एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप इसके बाद अगर एक रीडिंग ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, उस डॉक्यूमेंट की, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की, वरना आपको किसी और अलग साइट से जो है इस चीज़ के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वीडियोस जो हैं वो इनफ रहेंगी। उसके बाद एक और चीज है कि कुछ एक एब्रीवेशंस होती हैं कई बार, जैसे हमने इसमें NCF के जो NCF SC की बात की थी, यानी स्कूल एजुकेशन के लिए जो है नेशनल करिकुलम का फ्रेमवर्क, तो वो जो टर्म्स हैं वो कई बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो मैं इसी वीडियो के लास्ट में एक स्लाइड जो है वो डाल दूंगी, जिसमें आपको एब्रीवेशंस और उनकी फुल फॉर्म जो है वो मिल जाएगी। तो आप एक बार उनकी रीडिंग ले लीजिएगा, अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना अगर रीडिंग भी ले ली तो वो भी इनफ होगा, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आपके पास ऑप्शन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो वो आपको एग्जिस्टेंस का दिमाग में थोड़ा आइडिया रह जाएगा कि हाँ ऐसी कोई चीज जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात की गई है। तो वो शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो लास्ट में अभी आपको मिल जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।